पिछले पीरियड में हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात की थी। ठीक है, अब पूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ जो अन्य प्रकार के बाजार हैं थोड़ा संक्षेप में उनका परिचय ले लेते हैं और उसके बाद हम जो राजस्व है, कुल राजस्व, औसत राजस्व, सीमांत राजस्व, उनके बारे में बात करेंगे। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा तो कल बता दिया था। इसके बाद में है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। इसे एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार भी कहते हैं। वास्तव में पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार है, इसमें बहुत कम अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर होता है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में भी विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में सभी विक्रेताओं की वस्तु समरूप होती है, जबकि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में सभी विक्रेताओं की जो वस्तुएं हैं ये एक दूसरे की निकट स्थानापन्न तो होती हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, चाहे वो ब्रांड के नाम का अंतर हो या कुछ और अंतर हो। इसीलिए जो उपभोक्ता है वो अलग अलग विक्रेता की वस्तु को अलग अलग मानता है, वो उन्हें बिल्कुल समरूप नहीं मानता है, इसलिए थोड़ा सा अंतर होता है। इसके बाद आता है एकाधिकार, अंग्रेजी में कहते हैं मोनोपोली मार्केट। एकाधिकार नाम से ही पता चल रहा है, एकाधिकार, एक का अधिकार। एकाधिकार बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां वस्तु की पूर्ति पर किसी एक व्यक्ति का यानी कि एक फर्म का ही अधिकार होता है। तो यहाँ वस्तु का एक विक्रेता, पूर्तिकर्ता या निर्माता होता है, तो उसे हम एकाधिकार बाजार कहते हैं। इसके बाद में आता है अल्पाधिकार बाजार, अंग्रेजी में कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट। तो अल्पाधिकार बाजार है, अल्पाधिकार बाजार उस बाजार को कहेंगे जहां विक्रेताओं की संख्या थोड़ी सी हो। थोड़ी सी का मतलब है 2 से अधिक हो लेकिन बहुत अधिक नहीं हो। आप ये मान सकते हो जैसे भारत में जो कार बाजार है, जहां कार बनाने वाली कंपनियां ये 10 से 20 के आसपास हैं, तो कार बाजार है वो अल्पाधिकार बाजार कहलाएगा। अल्पाधिकार बाजार के 2 रूप होते हैं, एक विशुद्ध यानी कि शुद्ध अल्पाधिकार और दूसरा होता है विभेदात्मक अल्पाधिकार, जिसे हम विशुद्ध या शुद्ध अल्पाधिकार कहते हैं। उसमें सभी विक्रेताओं की वस्तु समरूप होती है, जबकि विभेदात्मक जो अल्पाधिकार है, इस विभेदात्मक अल्पाधिकार में सभी विक्रेताओं की जो वस्तुएं हैं वो निकट के स्थानापन्न तो होती हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर होता है, वो वस्तुएं बिल्कुल समरूप नहीं होती। तो ये थोड़ा सा अंतर इसमें। इसके बाद में आता है द्वियाधिकार। द्वियाधिकार बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति पर 2 फर्मों का नियंत्रण होता है, यानी बाजार में 2 विक्रेता या पूर्तिकर्ता होते हैं। तो ऐसे बाजार को हम द्वियाधिकार बाजार कहते हैं। यहाँ एक तालिका आपको दी हुई है, जहां आपकी किताब में देखिए, जहां जो चारों बाजार दिए हुए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार, अल्पाधिकार और एकाधिकार, यह द्वियाधिकार नहीं दिया हुआ है, इनकी आपस में तुलना की हुई है। तो जैसे विक्रेताओं की संख्या के आधार पर तुलना करें तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में बहुत अधिक होते हैं, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार में अधिक होते हैं, अल्पाधिकार में छोटी संख्या यानी थोड़े से होते हैं, और एकाधिकार में सिर्फ एक ही विक्रेता होता है। इसी प्रकार उत्पाद विशिष्टीकरण को लेकर के या एक संस्था की मांग की लोच के बारे में और कीमत पर नियंत्रण का स्तर, इनको लेकर के तुलना की गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा परिचय हमने देखा कि इसका अर्थ देख लिया कि अलग अलग बाजारों का मतलब क्या होता है। उसके बाद जैसे जैसे हमारे सिलेबस में आएंगे हम डिटेल में उनको पढ़ते जाएंगे। अब अगला पॉइंट हमारा जो आ रहा है वो है कुल राजस्व, औसत राजस्व, सीमांत राजस्व। पहले तो इस शब्द को क्लियर कर देता हूँ। जो अंग्रेजी में उसे हम कहते हैं रेवेन्यू, और हिंदी में 3 शब्द इसके लिए काम में लिए जाते हैं। इसे राजस्व भी कह सकते हैं, इसे संप्राप्ति नाम से आपने 12th में पढ़ा है, और इसे आगम भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कहें कुल राजस्व है तो इसे कुल संप्राप्ति भी कह सकते हैं, इसे कुल आगम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो
मैं आगम शब्द इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, आदत पड़ी हुई है, तो आप इसे संप्राप्ति, राजस्व और आगम तीनों शब्द काम में ले सकते हो। सबसे पहले आता है कुल राजस्व। कुल राजस्व किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की बिक्री मात्रा को वस्तु की कीमत से गुणा किया जाता है तो हमें कुल राजस्व प्राप्त होता है। इसे दूसरे अर्थों में भी हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में भी हम व्यक्त कर सकते हैं कि एक फर्म द्वारा अपनी वस्तु की बिक्री करने से उसको जो धन प्राप्त होता है उसी को कुल आगम, कुल संप्राप्ति या कुल राजस्व कहेंगे। तो ज्ञात कैसे करेंगे कुल राजस्व या कुल आगम? कुल आगम कह दीजिए, राजस्व कह दीजिए या संप्राप्ति कह दीजिए, एक ही बात है। इंग्लिश में कहते हैं TR, टोटल रेवेन्यू। ज्ञात कैसे करेंगे? बाजार में जो वस्तु की कीमत है P, उसको वस्तु की बिक्री मात्रा से अगर गुणा कर देंगे तो हमें TR प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है औसत आगम, कि औसत आगम क्या है, ठीक है। कुल आगम को जब वस्तु की बिक्री मात्रा से हम भाग दे दें तो फिर औसत आगम या औसत राजस्व प्राप्त हो जाता है। औसत आगम अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। जब इस TR को हम वस्तु की बिक्री मात्रा से भाग दे दें तो हमें औसत आगम या औसत राजस्व प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सीमांत आगम। अंग्रेजी में हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, और इसका सूत्र होगा डेल्टा TR बटा डेल्टा Q। परिभाषा क्या है? यानी अर्थ, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करने से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसी को हम सीमांत आगम कहते हैं, ठीक है। तो तीनों चीजें हमारे समझ में आई कि कुल आगम यानी TR क्या होता है? वस्तु की बिक्री मात्रा को वस्तु की कीमत से गुणा करने पर हमें कुल आगम प्राप्त हो जाएगा। अब औसत आगम प्राप्त करने के लिए जो कुल आगम है उसको वस्तु की बिक्री मात्रा से भाग दे देंगे तो हमें औसत आगम मिल जाएगा। सीमांत आगम कैसे ज्ञात करेंगे? जो कुल आगम में होने वाला परिवर्तन है उसको वस्तु की बिक्री मात्रा में होने वाले परिवर्तन से भाग दे दे तो सीमांत आगम आ जाता है। अब अलग अलग बाजारों में ये औसत आगम, सीमांत आगम और कुल आगम है, इनकी आकृति कैसी होती है वो देखें। हम इन्हें दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार और दूसरा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में हम सबको ले लेंगे, अल्पाधिकार, द्विआधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार, इन सबको हम एक साथ ले लेंगे। तो मुख्य रूप से पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के वक्र और जो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के वक्र हैं ये थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। अब एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार और अल्पाधिकार के बाजार में थोड़ी सी डिग्री का ही अंतर होता है, विशेष अंतर नहीं होता है। वैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पूरा डिटेल में पता लगेगा, लेकिन चित्र में ज्यादा अंतर नहीं होता है। बना करके दिखा रहा हूं। अब देखो, आपने पहले ये पढ़ा होगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है? बाजार में जो मांग वक्र है, यानी बाजार मांग वक्र और बाजार पूर्ति वक्र है, जहां काटेंगे एक दूसरे को वहां बाजार में एक कीमत निर्धारित हुई और इस निर्धारित कीमत को सभी फर्में दिया हुआ मान करके चलती हैं। ये 12th में पढ़ाया होगा आप लोगों को। तो एक व्यक्तिगत फर्म के लिए, ये फर्म की बात है, एक व्यक्तिगत फर्म के लिए ये जो कीमत है यही फर्म का औसत आगम भी होता है और यही सीमांत आगम भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तु की प्रत्येक इकाई को समान कीमत पर बेचा जाता है। कीमत समान रहेगी तो ऐसे में हर अगली इकाई को भी उसी कीमत पर बेचा जाएगा।
इसलिए औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर हो जाते हैं। एक तालिका बना करके समझाता हूं और भी अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, यहां हम बिक्री की मात्रा यानी Q को लेंगे। यहां हम कुल आगम, चलो कीमत ले लेता हूं पहले। यहां वस्तु की कीमत ले लेते हैं। यहां हम कुल आगम यानी TR लेंगे। यहां औसत आगम ले लेते हैं और यहां सीमांत आगम यानी MR ले लेते हैं। ठीक है। अब बिक्री की मात्रा की बात करें, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब बाजार में कीमत, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है तो कीमत तो स्थिर रहेगी, उसमें ये दी हुई मानी जाती है। तो ये सब्जी मंडी वाला भाव नहीं है कि आप 1 किलो लोगे तो आपको रेट अलग लगाएंगे, आधा किलो लोगे तो रेट अलग लगाएंगे। अपने सब लोकल सब्जी मंडी में यही होता है ना। अब भाव पूछते हैं क्या भाव है, जैसे मान लीजिए टमाटर के भाव आपने पूछे, जब महंगे हैं तो आपको बताएंगे कि टमाटर 20 रुपये पाव। फिर कहेंगे आधा किलो का क्या लोगे, अब भाई 20 रुपये पाव है तो आधा किलो का कितना होगा, 40 होगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, आधा किलो लोगे तो 35 में लगा देंगे, और 1 किलो लोगे तो फिर रेट और कम हो जाएगी। ठीक है। 1 किलो 80 रुपये की होनी चाहिए, लेकिन आपको वो 1 किलो 60 रुपये में दे देंगे। लेकिन यहाँ वो सब्जी मंडी का भाव नहीं है, यहाँ पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को लेकर के हम चले, कीमत स्थिर रहेगी। आप चाहे 1 इकाई खरीदो, 2 खरीदो, 5 खरीदो, 10 खरीदो। ऐसे में TRP को हमें Q से गुणा करना है, गुणा कर दो। यानी जब वस्तु की कोई इकाई बेची ही नहीं जाएगी, बेची गई मात्रा 0 है, तो कुल आगम भी 0। फिर 1 होने पर 10, 2 होने पर 20, 3 होने पर 30, 4 होने पर 40 और बिक्री की मात्रा 5 होने पर कुल आगम 50 है। अब औसत आगम की बात करें तो इस TR में Q का भाग देना है, इस TR में Q का भाग देंगे। तो 0 के लिए यानी बिक्री की मात्रा 0 है तो औसत आगम और सीमांत आगम परिभाषित हैं। अब इस TR में 1 का भाग देंगे, 10 में 1 का भाग दिया 10, 20 में 2 का भाग दिया 10, 3 में 30 में 3 का भाग दिया 10। हर जगह 10 ही आएगा। और सीमांत आगम का मैंने क्या बताया था, डेल्टा TR बटा डेल्टा Q। तो एक बार गणना करके दिखा देता हूं। बिक्री की मात्रा 0 के लिए तो ये परिभाषित है, और जब वस्तु की मात्रा में, वस्तु की बिक्री मात्रा 1 इकाई बढ़ाते हैं तो डेल्टा जो Q है वो कितना हुआ, 1। बिक्री की मात्रा 1 इकाई बढ़ी, इससे कुल आगम कितना बढ़ा, 0 से बढ़ के 10 हुआ। तो कुल आगम में परिवर्तन यानी डेल्टा TR है वो 10 है, तो 10 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 10। तो ये यहाँ आया 10। आगे की गणना करेंगे, सेम वही आएगा। बिक्री की मात्रा कितनी बढ़ी, 1, और कुल आगम में कितना परिवर्तन हुआ, 10 का। तो ऐसे में 10, तो ये 10 आ रहा है, क्योंकि वस्तु की जो कीमत है वो स्थिर है, इसलिए हर अगली इकाई को हम समान कीमत पर ही बेच रहे हैं, तो सीमांत आगम भी 10 ही आ रहे हैं। इसीलिए अभी जो मैंने चित्र बनाया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान में रहे, कंपटीशन एग्जाम के लिए अच्छी चीज है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार हो तो वस्तु की कीमत, औसत आगम और सीमांत आगम तीनों हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। इसीलिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में अब तीनों ही चित्र बना देता हूं। यहां हम TR का चित्र बना लेंगे, यहां हम AR और MR का चित्र बना लेंगे। ठीक है। ये कुल आगम, ये बिक्री की मात्रा, यहां हम औसत आगम और सीमांत आगम को दर्शा देंगे। ठीक है। AR और MR ये दोनों यहां दर्शा रहे हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में AR और MR ऐसा होता है, अभी बनाया था। तो ये हमारी तालिका के अनुसार ये कितना आ रहा है, यहाँ 10 पे आ रहा है।
कीमत जब 10 रुपए है तो AR और MR भी दोनों 10 के बराबर ही, ठीक है। और वास्तव में फर्म का जो AR वक्र होता है वही फर्म का मांग वक्र भी होता है, तो आप इसे फर्म का मांग वक्र भी कह सकते हैं। अब TR वक्र कैसा होगा? TR वक्र है वो मूल बिंदु से प्रारंभ होगा और बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हुई एक सीधी सरल रेखा की आकृति का होगा TR। इसमें मोड़ नहीं आएगा, क्योंकि जो कुल आगम है वो बिल्कुल समान रूप से बढ़ रहा है, हर जगह 10-10 का वृद्धि हो रही है, पहले 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50, इस प्रकार कुल आगम बढ़ रहा है। तो हर जगह वृद्धि कितनी हो रही है? 10 हो रही है। इसलिए कुल आगम है वो मूल बिंदु 0 से प्रारंभ होकर बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होगा। और ये जो कुल आगम है इसका जो ढाल है ये जो वस्तु की कीमत है उसके समान आएगा। अब अगर आप अपनी कॉपी में बनाना चाहो तो यहाँ आप बिक्री की मात्रा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ले लें, और यहाँ जो कुल आगम है वो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ले, बिल्कुल सीधी रेखा आएगी, ठीक है। आप बना करके प्रैक्टिस करना। अब ये तो रही पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, ठीक है। अब अगर कीमत को हम 10 की बजाय 20 लें, ठीक है, तो वक्र है रहेगा मूल बिंदु से बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ ही, लेकिन उसका ढाल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वो 20 लेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। कीमत जितनी कम होती जाएगी ये नीचे की तरफ झुकता जाएगा, और कीमत जितनी ज्यादा लोगे ये ऊपर की तरफ होगा। क्लियर हुई बात? तो ये है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब हम बात करेंगे अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में हम एकाधिकार को ले लें कि एकाधिकार में AR MRO कैसे होंगे, ठीक है। बाकी के वक्र लगभग उसके जैसे ही होते हैं, तो पहले वो बना देता हूँ। हम एकाधिकार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वस्तु की बिक्री मात्रा है, और यहाँ हम कुल आगम को ले लेते हैं, यहाँ हम सीमांत आगम को लेंगे, और यहाँ हम औसत, पहले औसत को ले लूँ, एक ही बात, हर बार समान रूप ले लेते हैं। ये औसत आगम आ गया और ये सीमांत आगम। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में तो जो बाजार मांग वक्र है उसका सामना सभी फर्में मिलकर के करती हैं, इसलिए बाजार मांग वक्र तो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। लेकिन व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग वक्र एक्स एक्सिस के समानांतर एक क्षैतिज रेखा हो गई। लेकिन एकाधिकार बाजार में तो अकेला पूर्ति करता है, इसलिए जो बाजार मांग वक्र है वही फर्म का मांग वक्र बन जाता है, ठीक है। एकाधिकार में पूरे बाजार यानी कि उद्योग का मांग वक्र और फर्म का मांग वक्र एक समान होता है, क्योंकि अकेली जो फर्म है वही अपने आप में उद्योग होती है, ठीक है। तो मांग वक्र ऐसा बनेगा। अब मांग वक्र ऐसा बनेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम कीमत ज़्यादा रखेंगे तो बिक्री की मात्रा कम होगी। अब अगर हम बिक्री की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, यानी हमारी वस्तु की मांग बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कीमत कम करनी ही पड़ेगी। तो कीमत कम होने पर ही बिक्री की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां मैं ले लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, चाहो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। और अब पहले MR लिख देता हूँ, फिर उसके अनुसार हम बात कर लेंगे। चलो 10, 8, 6, 4, 2,
0 -2, मैंने समान रूप से घटता हुआ ले लिया। सीमांत आगम वो घटता हुआ ही होगा, कारण अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, और सीमांत आगम से कुल आगम कैसे बनेगी, मैं काफी बार सिखा चुका हूं। कुल आगम सीमांत आगम की संचय बारंबारता की तरह होती है। तो पहली इकाई ऐसी की ऐसी 10, फिर 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 0 30, और 30 में से 2 गए तो 28। औसत आगम का सूत्र बताया हुआ ही है कि TR में हम Q का भाग देंगे। तो 10 में 1 का भाग दिया 10, 18 में 2 का भाग दिया 9, 24 में 8 3 का भाग दिया कितना आया 8, 28 में 4 का भाग दिया 7, 6 5 4। ठीक है, अब देखिए यहां ये औसत आगम और सीमांत आगम को हम यहां दर्शा रहे हैं, यहां हम कुल आगम को दर्शाएंगे। यहां बिक्री की मात्रा है। अब समझना थोड़ा सा, पहले हम औसत आगम और सीमांत आगम की बात कर रहे हैं। सीमांत आगम आप देखें कि पहली इकाई के लिए 10 है और फिर ये लगातार घटता जा रहा है। घट क्यों रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि अगर हम बिक्री की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो वस्तु की कीमत कम करनी पड़ेगी, अर्थात वस्तु की हर अगली इकाई को हम कम कीमत पर ही बेच सकते हैं, समान कीमत पर नहीं बेच सकते। ठीक है, इसलिए सीमांत आगम हर अगली इकाई की कीमत को व्यक्त करता है, तो वो घट रहा है। औसत आगम भी सीमांत आगम की तरह लगातार घटता हुआ ही है, लेकिन इसके जो घटने की रफ्तार है वो सीमांत आगम से कम है। यहां देखिए मैंने तालिका कुछ इस प्रकार से बनाई है कि सीमांत आगम में 2-2 की कमी हो रही है, जबकि औसत आगम में 1-1 इकाई की कमी हो रही है। ठीक है, तो इसका हम चित्र बना लें। 0 के लिए अपरिभाषित है, इसलिए इसको स्पर्श नहीं करेगा, पहली इकाई से हम यहां बनाएंगे। तो ये हो गया फर्म का AR वक्र, औसत आगम वक्र, और ये हो जाएगा फर्म का सीमांत आगम वक्र। AR वक्र को जब हम नीचे तक बढ़ाएं तो जितनी दूरी पर ये मान लीजिए कि यहाँ डैश डैश करके यहाँ स्पर्श करें, तो इसकी आधी दूरी जो होगी वहां सीमांत आगम वक्र नीचे की तरफ जाएगा। तो ये MR है। ठीक है, अब एक डॉटेड लाइन बना लेना आप यहां। ठीक है, जहां सीमांत आगम 0 है वहां कुल आगम अधिकतम होता है, जहां सीमांत आगम 0 है वहां कुल आगम अधिकतम होता है, इसलिए हम कुल आगम का चित्र बनाएंगे। अब कुल आगम का ढाल कैसा होगा, वो बढ़ती दर से बढ़ेगा या घटती दर से बढ़ेगा, वो भी पता होना चाहिए। तो यहां आप देखिए कुल आगम है, जब वो बढ़ता है, बढ़ तो रहा है, इस अधिकतम बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर घटता है, लेकिन इसके बढ़ने की रफ्तार कैसी है, शुरू में कितना बढ़ा 8, फिर कितना बढ़ा 6, फिर 4, फिर 2, इस तरह से। लेकिन इसका मतलब है कुल आगम बढ़ तो रहा है लेकिन वो घटती दर से बढ़ रहा है। और मैंने चित्र बताया था, जब भी कोई चित्र घटती दर से बढ़ता है तो उसका ढाल यूं होता है। तो इस तरह ये यहाँ घटती दर से बढ़ करके यहाँ अधिकतम हो गया, और उसके बाद जब सीमांत आगम ऋणात्मक हो जाता है तो फिर घटना प्रारंभ करेगा। सीमांत आगम माइनस में हो गया तो कुल आगम, सॉरी थोड़ा सा ढाल कम दिया, ये लो इस तरह बना दें तो ये हो गया कुल आगम का चित्र। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में तो हमने देखा कि AR MR सीधी रेखा होते हैं, लेकिन जो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार हैं उनमें औसतम और सीमांत आगम बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरते हुए होते हैं, और कुल आगम है ये मूल बिंदु से प्रारंभ होकर के घटती दर से बढ़ता है, अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच करके फिर घटना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इसके आगे क्या दिया हुआ है वो देखते हैं।
हाँ, आपके सिलेबस में देखो ये दोनों चित्र दिए हुए हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला भी दिया हुआ है और ये आगे वाला भी दिया हुआ है। अब आपके, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, औसत राजस्व, सीमांत राजस्व, कुल राजस्व तथा मांग की कीमत लॉज के बीच संबंध क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, दोनों तरह से पढ़ाऊंगा, पहले इसे मैं चित्र के रूप में भी आपको समझाऊंगा और फिर जो समीकरण है उसके रूप में भी समझाऊंगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो कुल आगम का वक्र है इसको पूरा बना देते हैं। ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। अब तालिका की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां ऊपर की साइड हम बना देंगे AR और MR के चित्र और नीचे की साइड में हम बना देंगे यहां कुल आगम का चित्र। अब की बार उल्टा बना रहा हूं, यहां AR और MR है। ठीक है, या TR को ऊपर ही बनाऊं, जैसा कि आपकी आदत बनी हुई है वैसा बना दूं। ठीक है, लेकिन किताब में आपका उल्टा दिया, फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसा किताब में आपको दिया हुआ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वैसा ही बना देता हूँ। ये AR MR है और ये TR, फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। अब मैंने आपको बताया था जब तालिका से हम बनाते हैं चित्र को, तब तो वो जीरो के लिए अपरिभाषित है AR और MR, तो आगे से बनाते हैं। बाकी बिना तालिका के बनाए तो आप पीछे से बना सकते हैं। तो ये AR का हम चित्र बनाए, ये AR। ठीक है, ये AR वक्र, और अगर इसको हम और आगे बढ़ाएं और इस एक्सिस को टच कर दें तो ये यहां टच कर रहा है। ठीक है, और जैसा बताया कि MR इसके आधी दूरी से काटेगा, तो ये यहां से हम MR बना देते हैं, ये MR वक्र। ठीक है, अब TR का जो वक्र बनाएंगे तो वही डॉटेड लाइन बना लो आप कि TR कहां अधिकतम होगा। जहां MR शून्य होता है वहां TR अधिकतम होता है, और बनाओ इसे, TR घटती दर से बढ़ेगा और ये यहां अधिकतम हो गया। ठीक है, अब अगर TR वक्र को और आगे हम बढ़ाते जाएं तो ऐसे में जहां AR यहां x एक्सिस को स्पर्श करेगा, ठीक उसके नीचे ही यहां इस बिक्री की इस मात्रा पर ही जहां औसत आगम शून्य हो रहा है वहां ही TR शून्य होगा। इसलिए इसका ढाल इस तरह से ये। ठीक है, तो ये हमारा TR का वक्र हो गया। अब इस रेखा को आप आगे लें। अब मांग की लोच ज्ञात करने की जो ज्यामितीय विधि पड़ी थी ना, वो हमारी मदद करेगी। बड़ा आसान है। जैसे हमने कहा कि ये इसकी आधी दूरी पर काट रहा है, इसका मतलब ये बिंदु इसके बीच का बिंदु हो गया। अब बीच का बिंदु है तो उसके ऊपर मांग की लोच कितनी आएगी, 1 के बराबर। भाई ये जैसे मैंने बताया कि AR वक्र है वो फर्म का मांग वक्र ही होता है, तो ये जो मांग वक्र है इसके बीच के बिंदु पर मांग की लोच कितनी, 1 के बराबर। तो एक चीज हमें समझ में आई कि जब सीमांत आगम शून्य होता है, देखो कंपटीशन एग्जाम के लिए ये चीजें आपसे सीधा ये पूछ लिया जाए कि जब सीमांत आगम शून्य होता है तो मांग की लोच कितनी होती है, तो आप बताएंगे जब सीमांत आगम शून्य होता है तो मांग की लोच कितनी होगी, 1। और यही आप बात इस तरह भी कह सकते हैं, जब कुल आगम अधिकतम होता है तब मांग की लोच कितनी होगी, 1। तीनों एक साथ बता रहा हूं। अब इस बीच वाले बिंदु से इधर की अगर हम बात करें तो यहां तो अनंत है मांग की लोच, लेकिन इस बीच वाले बिंदु के नीचे जहां सीमांत आगम शून्य है, इसके ऊपर की साइड अगर हम बात करें तो इतनी दूरी पर
यहां हमने पढ़ा था कि मांग की लोच कितनी है, एक से ज्यादा है, यही पढ़ा था। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, जब तक सीमांत आगम धनात्मक है प्लस में, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 2.5 हो, तीनों कितना भी हो, जब तक सीमांत आगम धनात्मक है यानी कि प्लस में है, तब तक मांग की लोच हमेशा एक से ज्यादा रहेगी। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, जब तक कुल आगम बढ़ता हुआ होता है, ठीक है, बढ़ रहा है, जब तक कुल आगम बढ़ता हुआ होता है तब तक मांग की लोच एक से ज्यादा होती है। इसके आगे हम देखें तो यहां जहां ए आर इसको यानी मांग वक्र स्पर्श कर रहा है एक्स एक्सिस को, वहां तो मांग की लोच 0 है, लेकिन इस ये जो बीच की दूरी है यहां मांग की लोच कितनी है, 1 से कम। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इस बीच के बिंदु के ठीक नीचे जहां एम आर 0 हो गया, इसके आगे माइनस में ऋणात्मक है, तो जब सीमांत आगम ऋणात्मक हो जाता है तब मांग की लोच हमेशा 1 से कम रहेगी। इसी बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि जब कुल आगम घटना प्रारंभ कर देता है तब मांग की लोच हमेशा कितनी रहेगी, 1 से कम। तो ये 3 संबंध हैं, ये औसत आगम, सीमांत आगम और कुल आगम, यानी औसत आगम, सीमांत आगम और कुल आगम, इनका मांग की लोच के साथ क्या संबंध है, ये इस चित्र से स्पष्ट हो सकता है। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर, समझ में आया? अब इसी चीज को हम समीकरण से सीखें, ठीक है। वास्तव में मांग की लोच, औसत आगम और सीमांत आगम के बीच जो संबंध है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये मांग की लोच को हम ई से सूचित कर दूं और किसके बराबर रहेगा, ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। ये मांग की लोच, औसत आगम और सीमांत आगम के बीच संबंध को व्यक्त करने वाला एक सूत्र है। यदि आपको औसत आगम दे दी जाए, सीमांत आगम दे दी जाए, तो आप मांग की लोच ज्ञात कर सकते हो। जैसे सीधा सीधा सवाल दे दिया कि औसत आगम 4 है, सीमांत आगम 2 है, तो मांग की लोच की गणना कीजिए। अब ये विधि तो नहीं बताएगी, ये तो सिर्फ इतना बता देगी कि मांग, ये सीमांत आगम कितना है, धनात्मक में, प्लस में, तो मांग की लोच कितनी होगी, 1 से ज्यादा। दिखे ना, सीमांत आगम जब तक धनात्मक है तब तक मांग की लोच कितनी होगी, 1 से ज्यादा। लेकिन 1 से ज्यादा एग्जैक्ट कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 1.5 होगी, कितनी होगी ये कौन बताएगा, ये सूत्र बता देगा, ठीक है। जैसे मान रख के दिखाऊं आपको, ए आर कितना 4, फिर ए आर कितना 4 और एम आर कितना 2, तो कितना आया, 4 में से 2 घटाया 2, तो 4 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, मांग की लोच कितनी आई, 2। इस तरह आप सीमांत आगम के विभिन्न मान रख करके मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। इसी चीज को चित्र के साथ चेक करें कि वास्तव में चित्र और ये समीकरण सही कह रहा है या नहीं कह रहा। तो चित्र में हमें दिख रहा है कि मांग की लोच जब कितनी है, सॉरी, सीमांत आगम 0 है, तो मांग की लोच कितनी आ रही है, 1 आ रही है। चेक करते हैं, सीमांत आगम को 0 कर देते हैं, ए आर कितना भी ले लो, जैसे ए आर अभी मैंने 4 लिया था, 4 ले लिया, तो यहाँ भी ए आर कितना है, 4 है, लेकिन एम आर कितना ले, 0 लेना है। तो ऐसे में कितना आएगा, 4 में से 0 गया तो 4 बचा, 4 में 4 का भाग दिया तो 1 आएगा। मतलब हमारा जो ये सूत्र है ये और चित्र दोनों एक ही बात कह रहा है, ठीक है। अब देखो, कई बार आपसे मांग की लोच नहीं पूछे, आपसे औसत आगम या सीमांत आगम पूछ ले, तब आप क्या करेंगे कि मांग की लोच दे दी, औसत आगम दे दी, सीमांत आगम बताओ कितना है, या मांग की लोच दे दी और सीमांत आगम दे दिया, औसत आगम बताओ कितना है। बढ़िया सवाल है। तो इसके लिए हम इसी सूत्र को थोड़ा परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये ए आर के बटा में कितना है, ए आर माइनस एम आर है, ये भाग में इधर जाएगा तो किस में आएगा, गुणा में आ जाएगा। तो मैं इस नीचे वाले हिस्से को यहां गुणा में लेकर के आ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण, ई दोनों के साथ गुणा होगा तो ब्रैकेट लगा दूं,
ए आर माइनस एम आर बराबर ए आर। ठीक है, इसको हटा दो नीचे वाले को। ठीक है, अब देखें, मांग की लॉज को ए आर के साथ भी गुणा है करना है, तो ई गुणा ए आर, और एम आर के साथ भी गुणा होगा तो माइनस मांग की लॉज गुणा एम आर बराबर ए आर। अब अगर इस ए आर को हम इधर ले आए तो ये मांग की लॉज गुणा ए आर तो यहाँ है ही। अब ये ए आर इधर आ जाएगा, ये प्लस का है तो किस में हो जाएगा, माइनस का। और इसको इधर ले जाएं तो ये मांग की लॉज गुणा एम। अब दोनों में यहाँ ए आर कॉमन ले सकते हैं, तो ए आर कॉमन लिया तो कितना बचा, यहां तो बचा मांग की लॉज, और यहां कितना बचा, एक, और यहां ई गुणा यानी मांग की लॉज गुणा एम आर। अब हमें ए आर चाहिए, तो ए आर को तो रख लो यहां, और इधर हमारे पास क्या है, मांग की लॉज गुणा एम आर, और इसको यहां भाग दे देंगे तो आ जाएगा ई माइनस एक। अब इसी को थोड़ा और सरल रूप में मैं लिखूं तो इस एम आर को मैं यहां गुणा में लिख सकता हूं, ए आर एम आर गुणा, यानी कि यहां गुणा में लगा देंगे हम, और ऊपर तो रह गया मांग की लॉज और नीचे मांग की लॉज माइनस एक। तो ये हमारे पास एक नया सूत्र मिल गया है कि जब हमें मांग की लॉज और सीमांत आगम दे दिया जाए तो हम पता लगा सकते हैं कि ए आर कितना होगा। ठीक है, तो एक तो आप ये सूत्र नोट करना, दूसरा ये सूत्र नोट करना। ठीक है, अब तीसरा भी बता देता हूं साथ में ही। अगर हमें मांग की लॉज और औसत आगम दे दिया जाए और सीमांत आगम पूछे तो क्या करें, ये सीमांत आगम के साथ ये पूरा गुणा में है ना, तो इसको इधर भेज देंगे, ये जो नीचे भाग वाली चीज है ये ऊपर आ जाएगी गुणा में, और इधर जो गुणा की चीज है वो भाग में आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो कैसे होगा, ए आर ये इधर आ जाएगा, यो ई माइनस एक, ये यहां गुणा का है ना, और नीचे आ जाएगा ए, और ये हो गया एम आर। ये तीसरा सूत्र लिख लो। ठीक है, नोट करो तीनों चीजें, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, हाँ, आपकी किताब में ये एक संबंध दिया हुआ तो है, लेकिन स्पष्ट नहीं किया गया कि तीनों के बीच में क्या संबंध है। देखो आपकी किताब में मिला क्या, अब ये आया कैसे है ये नहीं बताया। आप समझ में आया कि कैसे आए तीनों। ठीक है, अब देखो आपकी किताब में सीधा ही दे दिया गया है कि व्यवहार सिद्धांत, और इसमें दो दिए हैं। पहला है किसी संस्था को बिल्कुल उत्पादन नहीं करना चाहिए यदि इसकी परिवर्ती लागतें पूरी न हो रही हो। ठीक है, सीधा सीधा है उत्पादन बंदी बिंदु, जो आपने 12th क्लास में उत्पादन बंदी बिंदु पढ़ा था ना, वही है, कोई नई चीज नहीं है। दूसरा फिर ये कह रहा है, दूसरा सिद्धांत दे रहे हैं, एक संस्था उत्पादन में उस स्तर तक वृद्धि द्वारा अधिकतम लाभ अर्जित करना जारी रखेगी जहां तक सीमांत राजस्व सीमांत लागत के बराबर हो। तो ये जो दोनों ही चीजें हैं, ठीक है, 12th में आपने पढ़ी तो हैं, लेकिन यहां बिल्कुल अलग तरह से दे दिया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देता हूं ताकि चीजें आपके समझ में आ जाए। पहली चीज हमें पढ़नी पड़ेगी कि फर्म का संतुलन कहां होगा, यानी फर्म अधिकतम लाभ कहां अर्जित करेगी। पहले हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे, आपके सिलेबस में वही है, और उसके बाद में आगे वाले। चलो शुरू करो। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं
फर्म का साम्य या फर्म का लाभ अधिकतमीकरण। कोई फर्म साम्य में कब कहलाती है? एक फर्म का जो मूल उद्देश्य हम अर्थशास्त्र में मान करके चलते हैं वो है कि फर्म अपना लाभ अधिकतम करना चाहती है, यही फर्म का मूल उद्देश्य है। जब हम पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि मूल उद्देश्य के अलावा और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में हम ये मान करके चलेंगे कि एक फर्म जब लाभ अधिकतम प्राप्त कर रही होगी तब वो अपने आप को साम्य या संतुलन में मानेगी। अब एक फर्म का लाभ अधिकतम कहाँ होगा, इसके लिए हमें 3 शर्तों की तरफ ध्यान देना होगा। पहली शर्त, एक फर्म, पहले हम संतुलन की बात करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि उसे अल्पकाल में हानि भी हो सकती है, सामान्य लाभ भी हो सकता है, अधिसामान्य लाभ भी हो सकता है, और दीर्घकाल में एक अलग परिस्थिति हमारे सामने आएगी। तो हम देख रहे हैं कि एक फर्म का संतुलन कहाँ होगा। तो फर्म के संतुलन के लिए हमें 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त, संतुलन बिंदु पर संतुलन की शर्त को व्यक्त करने के लिए 2 विधियां होती हैं। एक तो TRTC विधि है और एक MRMC विधि है। आपके सिलेबस में पहले MRMC विधि दी हुई है तो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा देता हूं, ठीक है। सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि यानी MRMC विधि के अनुसार फर्म का संतुलन वहां होगा जहां 3 शर्तें पूरी होंगी। पहली शर्त, संतुलन बिंदु पर अगर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है तो वस्तु की बाजार कीमत सीमांत आगम और सीमांत लागत तीनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत और सीमांत आगम तो बराबर ही रहती है, ठीक है। अतः संतुलन की पहली शर्त यह है कि कीमत, सीमांत आगम और सीमांत लागत तीनों बराबर होनी चाहिए। और जो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है उसमें कीमत का इनके बराबर होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वहां कीमत और सीमांत आगम दोनों अलग अलग होती हैं। तो ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए पहली शर्त। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए MR बराबर MC होनी चाहिए, वहां कीमत नहीं होगी। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो पहली शर्त हम पढ़ चुके हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म के संतुलन के लिए पहली शर्त यह है कि वस्तु की कीमत, सीमांत आगम और सीमांत लागत तीनों बराबर होनी चाहिए। दूसरी शर्त, संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं होनी चाहिए। ह्रासमान का मतलब है सीमांत लागत घटती हुई नहीं होनी चाहिए। सीमांत लागत सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटती हुई ऊपर की तरफ निकलनी चाहिए। ह्रासमान होगी तो वहां फर्म का लाभ अधिकतम यानी कि संतुलन बिंदु नहीं होगा। तीसरी शर्त, अब जो तीसरी शर्त है उसके 2 हिस्से हैं, एक अल्पकाल के लिए और दूसरा दीर्घकाल के लिए। पहले अल्पकाल के लिए सुने, संतुलन बिंदु पर कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम है तो फर्म उत्पादन नहीं करेगी, वो वहां फर्म उत्पादन बंद कर देगी। अतः फर्म के संतुलन के लिए अल्पकाल की तीसरी शर्त यह है कि संतुलन बिंदु पर कीमत हमेशा ही औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए। तो फिर दीर्घकाल के लिए क्या है, क्योंकि दीर्घकाल में तो औसत परिवर्तनशील लागत होती ही नहीं है। तो दीर्घकाल में फर्म का संतुलन वहां होगा जहां कीमत जो औसत लागत है उससे कम नहीं हो, उसके बराबर हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। औसत लागत से अधिक हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 शर्तें जहां पूरी होंगी वहां फर्म का संतुलन होगा। अब मैं आपको पहले अल्पकाल की बात बताऊंगा, एक साथ ही बता देता हूं, तीनों चित्र बहुत आराम से समझ में आएगा क्योंकि 12th में थोड़ा पढ़ा हुआ भी है। अल्पकाल में फर्म को तीनों स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं, यानी इस अल्पकाल में जब फर्म का संतुलन होगा तो संतुलन बिंदु पर फर्म को अधिसामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, फर्म को सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है और फर्म को हानि भी हो सकती है। देखें, तीनों चित्र एक साथ बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, दिख रहा है क्या? तो सलमान देख पा रहे हो? ठीक है। अब पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है तो ये AR वक्र, यही MR वक्र है, यही फर्म का मांग वक्र है। ठीक है, और तीनों में समान ही बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां हम आगम व लागतें, आगम व लागत को दर्शा रहे हैं, यहां हम मात्रा को दर्शा रहे हैं तीनों ही चित्रों में। ठीक है, अब पहले हम सीमांत लागत बना दें इसमें। तो हमें पता है सीमांत लागत का आकार कैसे होता है, अंग्रेजी के अक्षर U आकार का होता है। तो अंग्रेजी के अक्षर U आकार के अनुसार हमने ये सीमांत लागत बना दी। इसमें भी बना दें, इसमें भी बना दो। ठीक है, तो पहली शर्त तो आप देखिए, जैसे इस चित्र की बात करूं, पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त ये थी कि कीमत, औसत आगम और कीमत, सीमांत आगम और सीमांत लागत तीनों बराबर होनी चाहिए। यही लिखा था मैंने, कीमत, सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए। तो ये पहली शर्त तो इस बिंदु पे भी, A पे भी पूरी हो रही है और इस बिंदु E पे भी पूरी हो रही है। ठीक है, ये कीमत जो OP है, ये जो हमारा MR है उसके बराबर है, और सीमांत लागत भी यहाँ इतनी है, तीनों बराबर है। तो A बिंदु और E बिंदु दोनों बिंदुओं पर ही पहली शर्त तो पूरी हो रही है। लेकिन हमारी जो दूसरी शर्त थी कि संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत ह्रासमान नहीं होनी चाहिए, वो देखो यहाँ सीमांत लागत ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, घट रही है, ह्रासमान है, इसलिए ये संतुलन बिंदु नहीं होगा। लेकिन यहाँ इस E बिंदु पे देखें तो यहाँ सीमांत लागत ह्रासमान नहीं है बल्कि ये बढ़ रही है, तो और MR वक्र को नीचे से ऊपर की तरफ काट रही है, अतः बिंदु E संतुलन बिंदु है। तो तीनों ही चित्रों में हमारे लिए ये जो बिंदु E है ये संतुलन बिंदु रहेगा। ठीक है, ये संतुलन बिंदु इधर लिख दूं। अब इस संतुलन बिंदु पर ये फर्म की मात्रा है OQ, ये फर्म की मात्रा यहां OQ, ये लो। ठीक है, तो दो चीजें तय हो गई हैं। क्या? कि संतुलन बिंदु E पर फर्म OQ मात्रा की बिक्री करेगी और कीमत कितनी रहेगी? कीमत तो फर्म तय कर नहीं सकती, वो तो जो बाजार में प्रचलित है OP कीमत उसी पे बेचेगी। अब फर्म को लाभ यानी अधि सामान्य लाभ होगा, सामान्य लाभ होगा या हानि होगी, वो किस पे निर्भर करेगा? वो निर्भर करता है औसत आगम, सीमांत आगम, औसत आगम और औसत लागत पे। यहां लिख रहा हूं, जब औसत आगम अधिक हो किससे? औसत लागत से, तब फर्म को होता है अधि सामान्य लाभ। चलो यहां लिख देता हूं, इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में होगा अधि सामान्य लाभ, ठीक है। दूसरी तरफ जब औसत आगम और औसत लागत दोनों बराबर हों तो इस स्थिति में फर्म को सिर्फ सामान्य लाभ प्राप्त होगा, और जब औसत आगम कम हो औसत लागत से तो इस स्थिति में फर्म को हानि होगी। ठीक है, तो ये औसत आगम और औसत लागत ये तय करेगी कि फर्म को सामान्य लाभ हो रहा है, अधि सामान्य लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। यहां हम अधि सामान्य लाभ का चित्र बना दें तो पहले हमें औसत परिवर्तनशील लागत भी बनानी है, तो मैं बना देता हूं यहां औसत परिवर्तनशील लागत, यहां न्यूनतम पे करवा दूं।
ये औसत परिवर्तनशील लागत यहाँ एवीसी न्यूनतम हुई और फिर ये एवीसी। अब औसत लागत तो इसके ऊपर होती है, तो हमें अधिसामान्य लाभ दर्शाना है, तो हमारा जो औसत आगम है वो QE के बराबर है, तो औसत लागत को इससे नीचे दर्शाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये यहाँ न्यूनतम पे किया और इसके बाद में ये हमने औसत लागत को यहाँ निकाला। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि संतुलन जो बिंदु E है उस पर मात्रा OQ है, यानी फर्म OQ मात्रा की बिक्री करेगी। फर्म को औसत आगम कितना मिल रहा है Q, ये बिंदु E है, तो फर्म का जो औसत आगम है वो तो है QE और औसत लागत कितनी है Q, औसत लागत यही रहेगी ना, कम है, तो ये T तक है। अतः फर्म को प्रति इकाई इस ET के बराबर लाभ हो रहा है और कुल लाभ इस प्रति इकाई लाभ को अगर हम बिक्री की मात्रा से गुणा कर दें तो ये जो क्षेत्र है ये फर्म का कुल लाभ हो गया, अधिसामान्य लाभ। ठीक है, औसत परिवर्तनशील लागत इसमें भी मैं बना दूं, ये एवीसी। अब यहां हमको दर्शाना है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ तब होगा जब AR और AC बराबर हो, तो AR तो हमको पहले से दिया हुआ है QE, ये बिंदु E है ना, तो औसत लागत भी इसके बराबर होनी चाहिए। अतः यहां औसत लागत को यहां E बिंदु से हमें निकालना पड़ेगा। ये औसत लागत को हमने अतः इस संतुलन बिंदु पर फर्म की AR भी QE है और औसत लागत यानी AC भी QE है, अतः फर्म को सामान्य लाभ मिल रहा है। अब अगर हानि दर्शाना है तो हम क्या करें, जैसे ये AVC तो है ही और अब हमें हानि दर्शानी है, तो हानि की स्थिति में औसत आगम कम होनी चाहिए औसत लागत से, तो औसत आगम तो हमारी दी हुई है QE। अब औसत लागत इससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब औसत लागत का वक्र ऊपर से जाएगा, तो यहां से आप औसत लागत का वक्र बना दीजिए। ये न्यूनतम पे हुआ और फिर आगे, तो ये हो गया औसत लागत। अब बच्चों से गलती क्या होती है, वो इस बिंदु के अनुसार फिर मात्रा अंकित कर देते हैं, ये नहीं। संतुलन बिंदु और संतुलन मात्रा तो पहले से ही तय हो गई है। अब औसत लागत कितनी होगी वो ही बताएगा, ये ऊपर तक जाएंगे तो ये, तो हमारा संतुलन बिंदु तो E था, तो हमारा औसत आगम तो QE है, औसत लागत हो गया Q, इसको मैं नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं, F दे दूं। ठीक है, चलो F दे दिए। तो ऐसे में फर्म को प्रति इकाई FE के बराबर हानि हो रही है और कुल हानि इस प्रति इकाई हानि को उत्पादन की मात्रा से गुणा कर दें तो ये फर्म को हानि मिल रही। तो ये तीन स्थितियां हो सकती है अल्पकाल में। ठीक है, दीर्घकाल में क्या होगा, दीर्घकाल में फर्म अपने सभी साधनों में परिवर्तन कर सकती है, इसलिए अगर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है और फर्म को अल्पकाल में हानि हो रही है तो हो सकता है कि फर्म उद्योग से बाहर निकलने का निर्णय ले ले, तो ऐसे में फर्म अपना उत्पादन कार्य बंद कर देगी, यानी दीर्घकाल में फर्म कभी भी हानि नहीं उठाएगी। और अल्पकाल में अगर मान लीजिए फर्म को अधिसामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है तो उस लाभ से आकर्षित होकर के कुछ नई फर्में बाजार में प्रवेश कर सकती हैं। बाजार में नई फर्मों के प्रवेश करने से वस्तु का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से कीमत कम हो जाएगी, कीमत कम होने से वो जो अधिसामान्य लाभ है वो समाप्त हो जाएगा। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में नई फर्मों के प्रवेश और पुरानी फर्मों के बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता के कारण दीर्घकाल में फर्मों को सिर्फ सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, फर्म को ना अधिसामान्य लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, और अगर फर्म मान लीजिए खुद बाजार से बाहर निकलने का निर्णय न ले तो ऐसे में कुछ अन्य फर्में हैं जो अल्पकाल में
फर्म की तरह ही हानि उठा रही थी, और वो अन्य फर्में जब बाजार से बाहर निकलेंगी तो ऐसे में वस्तु का जो उत्पादन है वो कम होगा। उत्पादन कम होने से बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ेगी। यहाँ फर्म को हानि हो रही है, जब बहुत सारी फर्में बाजार से बाहर जाने लगेंगी जिनको हानि हो रही है, तो ऐसे में उत्पादन मात्रा कम होगी। उत्पादन मात्रा कम होगी तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ते बढ़ते अगर यहाँ तक आ जाए तो फर्म की हानि समाप्त हो जाएगी। तो नई फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन के पुरानी फर्मों के बहिर्गमन के कारण दीर्घकाल में फर्मों को सिर्फ सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। तो दीर्घकाल का जो चित्र है वो ये इस सामान्य लाभ की तरह ही बनेगा। ऐसा बना देता हूं। ठीक है, यहां आगम व लागत है, आगम व लागत, और यहाँ मात्रा को दर्शा रहे हैं। तो ये दीर्घकालीन औसत लागत, ठीक है, LRAC, और दीर्घकालीन सीमांत लागत इसको यहाँ से न्यूनतम बिंदु पे काटते हुए ऊपर निकलेगी, ये LRC। और फर्म का जो AR और MR वक्र है वो ये रहेगा, ठीक है। तो ये फर्म का AR और MR वक्र है। संतुलन बिंदु यहां इस E बिंदु पे हो रहा है, और इस संतुलन बिंदु पर ये हमारी बिक्री उत्पादन की मात्रा है। इस बिंदु पे हमारा औसत आगम भी QE है और औसत लागत ये भी QE है। अतः फर्म को दीर्घकाल में सिर्फ सामान्य लाभ ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब आप इतनी चीज समझने के बाद अब आपका जो ये पहला सिद्धांत है, ये उत्पादन बंदी बिंदु, ये आप आराम से समझ जाओगे। 5 मिनट में समझा देता हूं, ठीक है। देखो इधर, ये फर्म का औसत लागत है, ये फर्म की जो औसत परिवर्तनशील लागत है, ठीक है। औसत लागत को थोड़ा ऊपर बना देते और हमें जगह मिल जाएगी, तो इसको हम AVC मान लें। AVC औसत लागत है, वो थोड़ा और ऊपर बना देंगे हम यहाँ। ये औसत लागत हो गई, और यहाँ ये दोनों के, ये इसका न्यूनतम बिंदु हो गया, ये इसका न्यूनतम बिंदु हो गया, और ये सीमांत लागत है, ये इनको न्यूनतम बिंदु पर काटती हुई ऊपर की तरफ निकल रही है, ये सीमांत लागत है, ठीक है। अब देखें कि प्रारंभ में कीमत थी OP, तो कीमत OP थी, तो ये फर्म का AR और MR वक्र है, ठीक है। तो हम देखें संतुलन बिंदु कहाँ होगा। संतुलन बिंदु तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जहां सीमांत लागत है और सीमांत आगम के बराबर हो रही है, तो ये हमारी फर्म का संतुलन बिंदु E है, और इस संतुलन बिंदु पे ये हमारी संतुलन मात्रा है, और इस संतुलन मात्रा पर फर्म को इतनी हानि हो रही है प्रति इकाई, EF के बराबर फर्म को हानि हो रही है, ठीक है। ये अल्पकाल में फर्म को हानि हो रही है, तो ऐसे में क्या फर्म को अपना उत्पादन बंद कर देना चाहिए? तो ये हमें बताएगी जो संतुलन की तीसरी शर्त, जो मैंने अल्पकाल के लिए बताई थी, और वो क्या थी कि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए। तो हम यहां देख रहे हैं कि जब फर्म OP कीमत पर OQ मात्रा का उत्पादन करती है, तो ऐसे में फर्म को हानि तो हो रही है, लेकिन अगर इस हानि को हम
सहन नहीं करें और उत्पादन जारी न रख करके उत्पादन बंद कर दें, तो जो हमें हानि होगी वो उत्पादन चालू रखने के बजाय और ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कुल स्थिर लागत तो स्थिर ही रहती है। अगर अल्पकाल में कुछ समय के लिए हम उत्पादन बंद कर दें तो हमें कुल स्थिर लागत के बराबर हानि सहन करनी पड़ेगी। अब जब हमें ओपी के बराबर कीमत मिल रही है तो हम हमारी जो परिवर्तनशील लागतें हैं उनको तो पूरा कर ही पा रहे हैं, हम औसत लागत के एक हिस्से को भी पूरा कर पा रहे हैं। देखो यहाँ ये उत्पादन की मात्रा OQ है, तो यहाँ हमारी क्या है, ये Q, इसको मैं नाम दे दूं कोई T। तो ऐसे में हमारी औसत परिवर्तनशील लागत इस OQ उत्पादन मात्रा पर है QT, और इस औसत परिवर्तनशील लागत को अगर हम बिक्री की मात्रा से गुणा कर दें, यहां तक कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूं, यहाँ है P0। तो ये जो क्षेत्र है OQTP0, ये कुल परिवर्तनशील लागत के बराबर है। तो हमको इतना मूल्य मिल रहा है, अतः हमारा जो TR है वो OQEP के बराबर है। अतः हमारे कुल परिवर्तनशील लागत है उसको तो हम पूरा कर ही पा रहे हैं, साथ ही हमारी जो दीर्घकालीन कुल लागत है, कुल स्थिर लागत है, वो कितनी है, T से लेकर के F तक, यानी औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के बीच की दूरी मैंने क्या बताई थी, AFC। तो ये औसत स्थिर लागत को व्यक्त कर रही है, और इसको अगर हम यहां तक ले लें तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो क्षेत्र बना हमारा ये कुल स्थिर लागत है। अतः हमको जब कीमत OP मिल रही है तो हम कुल परिवर्तनशील लागत को तो पूरा कर ही पा रहे हैं, साथ में हम हमारी जो औसत परिवर्तनशील लागत का ये भाग है इसमें से इतना भी पूरा कर पा रहे हैं, इसलिए सिर्फ इतनी ही हानि होगी। अब इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, अगर उत्पादन चालू कर रखते हैं तो हानि होगी इतनी, और अगर उत्पादन बंद कर दें तो हानि हो जाएगी इतनी, ज्यादा हो गई ना। तो जब तक हमारी कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से ऊपर है तब हमें उत्पादन करना चाहिए, लेकिन अगर हमारी जो कीमत है वो औसत परिवर्तनशील लागत, जैसे मैं थोड़ा सा इसको कम कर दूं, इस न्यूनतम पे ले आऊं, ये अगर हमारी कीमत इस औसत परिवर्तनशील लागत के न्यूनतम बिंदु के समान है तो ये हमारा उत्पादन बंदी बिंदु है। इस कीमत पर हम उत्पादन चालू रखेंगे तो भी उतनी ही हानि है, और उत्पादन बंद कर देंगे तो भी उतनी ही हानि होती है। अतः अल्पकाल में किसी फर्म के लिए औसत परिवर्तनशील लागत का जो न्यूनतम बिंदु है वही फर्म का उत्पादन बंदी बिंदु होता है। और दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल में फर्म का जो औसत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत का जो न्यूनतम बिंदु है वो फर्म का उत्पादन बंदी बिंदु कहलाता है। ठीक है, चीज समझ में आई दोनों चीजें। अल्पकाल का उत्पादन बंदी बिंदु क्या है, अल्पकाल में औसत परिवर्तनशील लागत का जो न्यूनतम बिंदु है वही फर्म का उत्पादन बंदी बिंदु होता है। कीमत इससे थोड़ी सी भी कम होते ही फर्म उत्पादन बंद कर देगी। और दीर्घकाल में जो औसत लागत होती है ये LRAC, और ये संतुलन बिंदु है LRMC। तो अगर कीमत इससे कम हो गई, इस OP से अगर कीमत कम हो गई तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी। अतः दीर्घकालीन औसत लागत का जो न्यूनतम बिंदु है वही फर्म का दीर्घकालीन उत्पादन बंदी बिंदु। ठीक है, आज के लिए इतना, चलो।